नमस्कार, टीसीपी 24 न्यूज़ चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुणाल राठी। हमारे इस नए और ख़ास कार्यक्रम अफसर का सफ़र आज पहला एपिसोड है। हम इस वक्त मौजूद है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले जी के साथ। लखन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम अपने दर्शकों को आपकी जीवनी के बारे में बताएंगे। ऐसा जो मुकाम आपने हासिल किया है कि राजधानी रायपुर में आपको एक बड़ी कमान सौंपी गई है, जो अपराधी है उन पर पुलिस का खौफ कैसा बना रहे, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चालू करते हैं कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ, जन्म स्थान आपका क्या था और आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर हुई? मैं लखन पटले, मेरा गांव कबीरधाम जिले के बोड़ला तहसील में दूरस्थ जंगल के बीच बसा हुआ गांव है। ग्राम अगरी, जो रेंगाखार कला, जो जिसको जंगल रेंगाखार भी कहते हैं, उस पोस्ट के अंतर्गत आता है मेरा गांव। मैंने प्राथमिक शिक्षा 5वीं तक अपने गांव के पास ही ग्राम बमनी में की थी। मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल भी नहीं था, लगभग 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। वहाँ से आकर मैं जैसे 5th पास किया, 6वीं मैंने रेंगाखार में पढ़ा। उसके बाद जो 7वीं से लेकर 10वीं तक की शिक्षा मैंने साल्हेवारा, जो कि राजनांदगांव जिले में भी आता है, वहाँ की। उसके बाद मैंने खैरागढ़ में 11th 12th किया। BSc भी मैंने वहीं से किया। और मेरा गांव अभी नक्सल इफेक्टेड एरिया में आ चुका है, कवर्धा जिले के, जो कि जो चिल्पी घाटी के एक मैकल सीरीज़ में ही मेरा गांव बसा हुआ है। जी, जनसेवा की बात करें, जो आप पब्लिक सर्विस में है, ये क्या आपको बचपन से ही इस पर आने का शौक था या कुछ ऐसा आपके साथ हुई घटना या ऐसा कोई हादसा हुआ जिसके बाद आपने निर्णय लिया कि आपको इस सर्विस पर जा करके जनसेवा करना है? जैसे ही मैंने BSc पास किया, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी फादर उससे रिलेटेड, और मैं उस समय तो 2 बार ऐसा हुआ। एक तो 12th के बाद मेरा BE में सेलेक्ट हुआ मैं, और फर्स्ट ईयर में जैसे मैं एडमिशन लिया, फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मुझे छोड़ना पड़ा और मैं फिर से गांव चला गया। उसके बाद मैंने MSc करना चाहा फिजिक्स में, उस दौरान भी नहीं कर सका। फिर BSc मैंने खैरागढ़ से BSc किया मैथमेटिक्स में। उसके बाद कोचिंग स्टार्ट किया मैंने, 7 साल कोचिंग चलाया खैरागढ़ में, कवर्धा में। और उसके बाद फिर मुझे पता चला कि PSC देनी चाहिए। मैंने PSC की तैयारी की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, और मैं सेलेक्ट हुआ और आज DSP के मतलब एडिशनल SP रायपुर के पद पर हूँ। DSP में मेरा सिलेक्शन हुआ था और प्रमोट होकर मैं एडिशनल SP बना। कितने बार आपने अटेम्प्ट की परीक्षा? मैंने 2 अटेम्प्ट दिया था। 2003 में मैंने इंटरव्यू दिया था, और 2005 PSC, जिसका 2007 में फिर रिजल्ट आया था, और 2007 में सेलेक्ट हुआ DSP पर। इस संघर्ष के दौरान में फैमिली का किस प्रकार से आपको सपोर्ट मिला? फैमिली के कारण ही आप कर पाते हैं। मेरे फादर बीमार थे, लेकिन उनके मन में एक भावना थी कि मैं अधिकारी बनूं, और मेरी माँ इसमें सबसे बड़ा रोल अदा किया है। मेरी माँ ने, कि वो खेत को बुआई वही कराती थी, क्योंकि फादर बीमार रहते थे। मैं कृषक परिवार से ही आता हूँ, इसलिए खेती पर पूरा परिवार डिपेंड था, और वहाँ से निकलकर फिर यहाँ पर आया हूँ। बचपन से पढ़ाई में आपकी पकड़ कैसी थी, या आगे चल करके जब आपने निर्णय लिया कि आपको PSC क्रैक करना है, उस वक्त आप पढ़ाई को लेकर के सीरियस हुए? गांव की पढ़ाई है, वहाँ पर तो कोई ऐसे लक्ष्य शुरू से तय नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, मेरे दादा, मेरे पिता ये चाहते थे कि मैं अच्छे से पढूं, और मेरे चाचा भी टीचर थे, वो भी उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की थी। तो घर में एक माहौल था कि पढ़ाई करें, लेकिन कोई लक्ष्य नहीं था कि क्या बनना है। लेकिन जैसे ही पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, जानकारियाँ होती गई, और मैं फिर PSC की तैयारी किया और अधिकारी बना। आपके समय की बात करें तो उस वक्त जो आज आधुनिक सुविधा मिल रही है, जो PSC और UPSC के एस्पिरेंट्स है, वो सुविधा उस समय के लोगों के लिए वंचित लोग रह गए थे। तो आप क्या मानते हैं कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा मायने रखता है, या कोचिंग के सपोर्ट से ही अब ये एग्ज़ाम्स को क्रैक किया जाना चाहिए? एक तो पहली बात है, आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है।
अगर जब तक आपके पास कोई उदाहरण नहीं होते हैं तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए उदाहरण होना बहुत ज़रूरी है। हम तैयारी स्टार्ट किए थे उस समय कोई भी सिलेक्टेड पर्सन कवर्धा में नहीं था, कवर्धा ज़िले में भी नहीं था इवन। तो समस्या होती थी कि कैसे बनना है, सिलेक्टेड लोग कैसे होते हैं, ये समस्या रहती है। लेकिन जैसे ही हम उनसे मिलते हैं कि वो भी साधारण हैं, आम लोग हैं जो गांव से आए हुए हैं और वो बन जाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन आपका रुझान ज़बरदस्त होना चाहिए, आप में वो जुनून होना चाहिए कि आप कुछ कर सकें। लेकिन ये मायने नहीं रखता कि आपने कितना % लाया है या किस पृष्ठभूमि के हैं, ज़्यादा मायने नहीं रखता। कि एक जुनून होना ज़रूरी है, कि जुनून जब तक आप में है नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप कितना % रखें। क्योंकि इसमें एक स्थायित्व होना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई की एक नियमितता होनी ज़रूरी है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। क्योंकि यहाँ पर कोई सिलेबस नहीं होता है, एक सिलेबस ब्रॉड रहता है, आपको कहीं से भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। लेकिन अब जब किसी क्लास की तैयारी करते हैं तो एक निश्चित सब्जेक्ट होते हैं। फिजिक्स के अगर मान ली बात करें, फिजिक्स या मैथमेटिक्स, तो वहाँ पर एक निश्चित चैप्टर होते हैं, उसी से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो इसलिए आप में रुझान होना बहुत ज़रूरी है। पुलिस की नौकरी की अगर बात करें तो क्या मानते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या कोई और ऐसी हॉबी होना ज़रूरी है? क्या ये चीज़ मदद मिलती है नौकरी पाने में पुलिस प्रशासन में? जैसे पुलिस के निचले लेवल पर कहूँ मैं, निचले पोस्ट पे, उसमें ज़रूर फिजिकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अधिकारी लेवल पे जैसे DSP रैंक से ऊपर, उसमें ज़्यादा फिजिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, सिलेक्शन के बाद आपको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें कोई जैसे तैयारी के लिए या सिलेक्शन के लिए कोई फिजिकल आपकी एक हाइट होनी चाहिए, एक निश्चित चेस्ट होना चाहिए और एक निश्चित मापदंड होने चाहिए। इसके अलावा उसमें कुछ नहीं रहता है। लेकिन तैयारी के जैसे ही आप सेलेक्ट होते हैं, आपको ट्रेनिंग के दौरान एक निश्चित फिजिकल उसको बनाए के रखनी पड़ेगी। पहली पोस्टिंग की बात करें तो किस जिले में आपकी पहली पोस्टिंग हुई थी? क्या कुछ नया सीखने को मिला था आपको? मैं ट्रेनिंग जांजगीर चांपा ज़िले में किया था, उसके बाद भानु प्रतापपुर, उसके बाद सुकमा 3.5 साल मैं रहा वहाँ SDOP सुकमा के पद पर। वो मेरा टर्निंग पॉइंट था कि हम जैसा सोचते थे कि नक्सली समस्या क्या होती है, हम PSC की तैयारी के दौरान जो भी पुस्तक के माध्यम से ही हम जान पाए थे कि नक्सली समस्या है क्या, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि क्या है नक्सली। कभी हमको लगता था कि जो जैसे कोई तथाकथित बुद्धिजीवी लोग बोल देते थे कि वो लोग अपने स्फूर्त आंदोलन है, ये है वो है, इस प्रकार कुछ नहीं है। बहुत भटका हुआ आंदोलन है और वहाँ पर जाके लगा कि कैसा रोमांच क्या होता है लाइफ का। वहाँ के जो लड़के हैं, शुरू में हर कोई डरता है कि नक्सली एरिया में पोस्टिंग के बाद डर लगता है थोड़ा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं चूँकि मेरा गांव ही जंगल के बीच है तो मुझे खास उसमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं जैसे ही गया तो मेरे गांव टाइप का ही माहौल था और मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, तो इसलिए वहाँ के जो भी ग्रामीण लोग हैं उससे मेरे अच्छे अटैचमेंट हो गए और उनके साथ मैं ऑपरेशन, हर सप्ताह में एक ऑपरेशन में ज़रूर जाता था। क्योंकि उस समय जगदलपुर से सुकमा के बीच अब जैसे दरभा जाते हैं, दरभा के बाद कोई भी कैंप्स नहीं थे, दरभा और तोंगपाल के बीच। अभी जैसे झीरम घाटी घटना हुई, वहाँ पर बहुत सारे कैंप बन गए। उस समय पतला सड़क था, पतला रोड था, तो AK-47 लेके जाना पड़ता था, 2 ग्रेनेड लेके जाना पड़ता था, कभी भी चेकिंग के दौरान कोई भी रोक सकता है गाड़ी। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्या तत्कालीन रूप में थी, लेकिन अभी उस समस्या से निजात मिल चुका है और आप बिल्कुल अच्छे से जा सकते हैं और सुरक्षित ढंग से वहाँ पर नौकरी कर सकते हैं। सर्विस की बात करें तो कितने वर्ष हो गए आपको ये सर्विस करते हैं? मैं 2007 से सर्विस में आया हूँ, नवंबर 2007 से मैंने ज्वाइनिंग की और लगभग 13 साल के आसपास मुझे नौकरी हो गया है और मैं आज रायपुर शहर का DSP। छत्तीसगढ़ के किन जिलों में आपकी पदोन्नति? सबसे पहली मेरी जो ट्रेनिंग है जांजगीर चांपा में हुई, उसके बाद 11 महीने करीब मैं भानु प्रतापपुर कांकेर ज़िले में था, फिर 3.5 साल तक सुकमा डिस्ट्रिक्ट में पदस्थ रहा। उसके बाद मैं CSP सिविल लाइन बिलासपुर के पद पर पदस्थ रहा, 2.5 साल वहाँ था। उसके बाद प्रमोट होकर मैं फिर से एडिशनल SP जगदलपुर चला गया, बस्तर चला गया। 1.5 साल वहाँ जाने के बाद राजनांदगांव रहा, उसके बाद दुर्ग एडिशनल SP रूरल, फिर अभी मैं एडिशनल SP रायपुर शहर। इतने ज़िलों में आप रह चुके हैं और अपनी जन सेवाएं दे चुके हैं। अब आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सेवा देने का मौका मिल रहा है, क्या कुछ अलग लगा आपको रायपुर आकर?
निश्चित रूप से रायपुर की जो पुलिसिंग है बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर सीएम महोदय के निवास से लेकर सभी मंत्री जनों के निवास हैं, इसके साथ साथ जितने भी वरिष्ठ अधिकारियों के निवास यहीं हैं। और कोई भी आंदोलन यदि होता है या किसी प्रकार का कोई भी लॉ एंड ऑर्डर होता है तो रायपुर को फोकस किया जाता है। साथ ही जो आप देख रहे होंगे कि मल्टी रूप से डेवलप हो रहा है रायपुर शहर का, और स्मार्ट सिटी बना है। बहुत सारी पब्लिक का जो सघनता यहाँ पर बढ़ी है, अलग अलग राज्यों से भी लोग आए हुए हैं। तो अलग अलग प्रकार के क्राइम्स हैं और अलग अलग प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, उसमें काम करना पड़ता है। निश्चित रूप से ये अन्य जिलों से चैलेंजिंग है। चूँकि आपकी पोस्टिंग जो है यहाँ पर अगस्त में हुई थी और कुल 10 महीने अभी आपके पूरे हो रहे कार्यकाल के, इन 10 महीनों में पुलिस ने आम जनता और अपने बीच दूरी को ख़त्म करने के लिए क्या कुछ अभियान चलाया है? जैसे ही यहाँ पर पदस्थापना हुई, यहाँ के एसएसपी महोदय अजय यादव साहब थे और वो सभी जगह वो भी रह चुके हैं जो मेन शहरों में, और यहाँ पर आए हैं। उनको बहुत तजुर्बा है और उनके साथ रहने का मौका मिला। साथ ही आईजी सर हैं यहाँ के, जो भी अलग अलग शहरों में वो भी रहे हैं, तो उनका सानिध्य मिलता रहा और उनके जैसे ही निर्देश हमको प्राप्त होते रहे, उस आधार पर हमने पुलिसिंग की। इसमें फोकस ये किया कि हम जनता तक पहुँचें। और कुछ चीज़ें थी यहाँ की, जैसे नशे के कारण कुछ अपराध हो रहे थे, उस पर हमने फोकस किया और बड़ा अभियान चलाया और तमाम प्रकार की नशीली चीज़ें हमने पकड़ी, जिसमें कोकीन है, ब्राउन शुगर है, एमडीएमए है और चरस है, अफीम है और गांजा लगातार पकड़ रहे हैं, टेबलेट हैं। क्योंकि इस पर फोकस किया क्योंकि अपराध की जड़ में कहीं ना कहीं ये नशे का कारोबार है और इस पर हमने फोकस किया और इस पर ही कार्रवाई स्टार्ट की। और सबसे बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है इस दौरान। और जितने भी गैंग्स थे, तथाकथित गैंग्स बोलते हैं कि एक छोटा छोटा समूह बना के लोग अपने लोगों को भेज कर पैनिक करके लोगों से कुछ अपराध कराते थे, उन लोगों को भी हमने किया। तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग अभी जेल में हैं, कुछ लोग छूटे हैं, उन पर भी हमारी नज़र है। और लगातार कुछ लोगों को ज़रूर कोविड का फ़ायदा मिला है और वो बाहर आए हुए हैं विशेष इसमें, तो उन पर भी हमारी निगाह है। और बीच में चाकूबाजी की घटना हुई थी जिसमें बटनदार चाकू यूज़ होते थे और नाबालिग बच्चों के द्वारा ये अपराध किए जाते थे, अनायास ही अपराध हो जाते थे, उस पर भी हमने फोकस किया। और हमने जो ऑनलाइन जो शॉपिंग करने वाली जो कंपनियां हैं, जिसमें फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, उनको पत्र लिखा और उनसे हमने बताया कि किस प्रकार से बच्चों के हाथों में ये धारदार हथियार आ रहा है, उससे अनायास ही घटनाएँ हो रही हैं, हत्या जैसी घटनाएँ हो जा रही हैं। उन्होंने हमारा सहयोग किया और उन्होंने हमें लिस्ट दी कि इतने लोगों को चाकू का सप्लाई किया है। तो हमने विशेष तस्दीकी अभियान चलाकर लोगों को बताया, उनके पालकों को बताया कि आपके बच्चे चाकू लेकर घूम रहे हैं, तो उन्होंने जमा कराया और ये अभियान सफल भी रहा। लोगों ने इसकी तारीफ की और निश्चित रूप से हम कुछ हद तक इस प्रकार के अपराध को रोक सके हैं और हमारा जो अभियान है अनवरत जारी है। लगातार देखेंगे कि कोरोना के बाद काफ़ी सारे व्यापार बंद हो गए, काफ़ी लोगों का रोजगार छूट गया। ये एक मुख्य वजह बन के आया जो युवाओं को अपराध की ओर ढकेल रहा था। चूंकि आपकी पोस्टिंग कोरोना काल जो देश में लगा था पूरा लॉकडाउन, उसके ठीक बाद हुई थी, तो आपने अपने कार्यकाल के दौरान क्या पाया? जो आप लोग आरोपियों को गिरफ्तार करते पूछताछ में कि अचानक से जो क्राइम ग्राफ बढ़ा है, वो क्या इसका मेन जो कारण है वो बेरोजगारी रहा है? एक तो मैं कहूँ कि लॉकडाउन के दौरान चूँकि लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, अपराधी भी नहीं निकल रहे थे, तो अपराध नहीं हुए। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला, लोग बाहर निकले तो अपराध हुए। तो ऐसा नहीं कि अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अपराध उसी हिसाब से आप अगर अवलोकन करें तो उसी हिसाब से बढ़ा है, उसी हिसाब से हुआ है। जैसे हर महीने का एक चार्ट आता है, उस हिसाब से ही हुआ है। इसमें हमने जैसे ही लॉकडाउन खुला उस दौरान हम विशेष अभियान चला के हमने लगातार चेकिंग स्टार्ट की ऐसे जगहों पे जहाँ पर इस प्रकार आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, जो छोटी छोटी घटनाएं करते हैं, उस पर हमने फोकस की। साथ ही लगातार चेकिंग अभियान हमने लगातार शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक सभी थाना प्रभारी को आदेशित किया है कि वो अपने थाना क्षेत्र में रहे और ऐसी जगहों पर जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, जैसे तालाब के किनारे या किसी सूने ग्राउंड्स में या किसी खंडहर में, तो वहाँ पर हमने लगातार चेकिंग स्टार्ट किया है और इसमें हमको सफलता में मिली। बहुत सारे धारदार हथियार इसमें बरामद हुए हैं और नशे के खिलाफ भी इसमें हमको जो कार्रवाई करने में सफलता मिली। महिला संबंधी अपराधों की बात की जाए तो पुलिस के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, एक महिला हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था, जिस पर जो मेन फोकस था वो घरेलू हिंसा को रोकने के लिए था। कुल कितने मामले इसमें सामने आए कि अधिकारियों की इसमें महिला अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी और पुलिस को कैसा रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स मिला इसमें, आप लोग कितने सफल हुए ये घरेलू हिंसा को रोकने में? माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा लगातार महिला संबंधी अपराध की मॉनिटरिंग की जाती है। इसके लिए ICW एक सेल भी है जो लगातार इस पर मॉनिटरिंग करती है। सभी थानों को स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि किसी प्रकार से महिला संबंधी अपराध में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। सबको स्पष्ट है आदेश, जैसे ही कोई सूचना मिलती है तत्काल उनकी काउंसलिंग करके मुकदमा दर्ज करके अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है। और इसमें भी फोकस कर रहे हैं कि इस प्रकार के जो भी अपराध होते हैं जल्दी से जल्दी उसमें न्यायालय में चालान पेश करें और आरोपी को सजा दिलवाएं। इसमें हमको सहायता मिली है। साथ ही जो महिला सेल गठित हुई है, जो नंबर जारी किए गए हैं उसमें लगातार फ़ोन आते हैं। तो हमारी जो महिला टीम है इसमें सजग रूप से काम कर रही है, इसमें सफलता भी मिली। साइबर ठगी की अगर बात की जाए तो राजधानी रायपुर में देखेंगे कि जनवरी से मार्च माह अभी जो 2021 का रहा उस पर तकरीबन 100 से अधिक केस दर्ज हुए, जिस पर रायपुर साइबर सेल की टीम ने 100% रिकवरी की है। तो इसे मतलब क्या ठग जो है अलग अलग तरीके से ठगी को अंजाम दे रहे हैं, इसलिए पुलिस इस अभियान को चला रही है, परंतु इसके बाद भी रोज ऐसी FIR देखने को मिलती है जिस पर लोग लाखों रुपयों की ठगी का शिकार हो जाते हैं। पुलिस की इतनी लाख कोशिशों के बावजूद भी पुलिस साइबर ठगी को रोकने में नाकाम क्यों है? अब जिस प्रकार से हम हाईटेक होते जाते हैं, अपराधी उसी तरीके से वो भी हाईटेक होता है और साइबर अपराध इसी का एक प्रकार है। तो इसमें क्या है कि लोग अब अधिकांश अपने पैसे को कैश में ना रख के, घर में ना रख के बैंक में रखते हैं, अपने खाते में रखते हैं, या फिर उनके घर में जो भी सोने चांदी के जेवरात है उसको बैंक में अपने लॉकर में जाकर रखते हैं। तो इनके जो अपराधियों की भी जो उनका भी जो प्रकार है वो घटना करने का वो भी अलग होता जा रहा है। तो साइबर अपराध होने का मुख्य कारण है लालच, क्योंकि सामने वाला एक फिशिंग के रूप में अपना लगा रखता है, बार बार कॉल करता है, एक नहीं फंसा तो दूसरे को, तीसरा को, चौथे को, इस प्रकार से कोई ना कोई उसके जाल में झांसे में आ जाता है। इस प्रकार से घटना हो जाती है। तो अब ये साइबर अपराध को रोकने का एक ही उपाय है कि इसमें लोगों को जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जाने किसी प्रकार के लालच में ना आए, किसी को OTP ना दे। कोई भी यदि आपको बातें ऐसा करता है या कोई बोलता है कि आपका KYC को अपडेट करना है, कुछ भी, तो इस प्रकार से कोई मैनेजर का फ़ोन नहीं आता है। आपको कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि कोई कॉल कर रहा है या कहीं पर मेरे साथ धोखाधड़ी हो सकती है, आप बैंक चले जाइए अपने, क्योंकि बैंक तो आपके घर के पास ही है। तो इस प्रकार से आपको समझने की ज़रूरत है। और हमने इस संबंध में साइबर संगवारी करके एक अभियान भी चलाया है। हमारी 2 जो गाड़ियां हैं वो विभिन्न मोहल्ले में जाती है और वहाँ पर इस साइबर अपराध से संबंधित जानकारियाँ देती हैं कि फेसबुक को आपको लॉक करके रखना है। इसके अलावा अन्य जितने भी आप सोशल ऐप का उपयोग करते हैं या सोशल साइट्स का उपयोग करते हैं उसमें क्या क्या आपके साथ हो सकती है, किस प्रकार से ध्यान देना है। तो आपको जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस तो अपना काम कर रही है। जैसे ही अपराध होता है हम प्राथमिकता के आधार पर टीमें रवाना करते हैं। एक तो पहली ये है कि जो भी साइबर अपराधी है वो बहुत ही चालाकी से नंबरों का यूज़ करता है, दूसरे को नंबर यूज़ करता है, दूसरे के अकाउंट का यूज़ करता है। तो हमको उसको उस तक पहुँचने में थोड़ा देरी लगती है, तब तक वो वहाँ से पूरी रकम निकाल लेता है। अब हमको प्राथमिकता के आधार पर कि किसको पहले किया जाए, किस अपराध में पहले टीम भेजा जाए, दूसरे में कब भेजा जाए, तीसरे में, क्योंकि हमारे पास एक लिमिट में जवान होते हैं इस प्रकार से। तो इसमें हम लगातार काम भी कर रहे हैं और बड़े बड़े अपराधी को हमने इसमें पकड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी आरोपी इसमें पकड़े हैं और कार्रवाई की है। 14 साल आपकी सर्विस को हो गए, ऐसी कोई घटना जो यादगार रही हो, जिसे सुनकर ऐसा लगता हो कि हमारे दर्शकों से भी आप वो घटना शेयर करना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे? हाँ, एक दुर्भाग्यजनक घटना हुई थी। जैसे सुकमा में मैं पदस्थ था, उस दौरान कलेक्टर साहब का अपहरण हुआ था। उस दौरान बहुत ही उपापोह की स्थिति थी और उसमें सभी प्रशासन, पुलिस की टीमें सब मिलकर उसमें उनको छुड़ाया गया और इसमें पुलिस लगातार लगी रही। जितने भी ऑपरेशन उधर होते रहे उस दौरान भी मैं वहाँ था। ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ था और छत्तीसगढ़ के लिए भी था। रायपुर आने के बाद ऐसा कि आपके लिए कोई रोल मॉडल रहा हो, कोई भी सीनियर ऑफिसर में, जिनसे आपको बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिलती हो या कुछ ऐसा सीखने को मिले या अलग कुछ लगे इनके साथ काम करके? निश्चित रूप से, जैसे पुलिस महानिदेशक महोदय हैं, लगातार
जूनियर ऑफिसर्स को मोटिवेट करते हैं, उनकी मीटिंग लेते हैं, अलग से ग्रुप बना रखा है उन्होंने। और जैसे भी कोई किसी भी टाइम उनको फ़ोन करके बता सकता है जानकारी, और कोई भी समस्या में आप हैं तो उनको बोल के, उनको बता के आप उनका निराकरण करा सकते हैं। और उन्होंने बहुत सारे समाधान शिविर बहुत सारे अपने पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के लिए चला रखे हैं, वो निश्चित रूप से हमको प्रेरणा देता है। इसके अलावा हमारे आईजी सर हैं, कहीं पर भी कोई भी हमारी ढाल की तरह वो रहते हैं। जैसे कोई लॉ एंड ऑर्डर हुआ, कुछ भी हुआ तो एक बार उनका कॉल जरूर आएगा और इससे प्रेरणा मिलती है। साथ ही एसपी महोदय हैं, एसएसपी महोदय, मैं उनके साथ 2 जिलों में रहा, पहले कांकेर में था, फिर दुर्ग जिले में रहा, और लगातार उनका मार्गदर्शन मिलता है। उन वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में ही हम काम कर रहे हैं और सफलता हमको मिल रही है। और लगातार अभियान हम चलाकर कार्रवाई करके पुलिस को सभी अपराध मुक्त करने में हम भूमिका निभा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा कुछ महीने पूर्व ही लॉकडाउन लगाया गया था और इस दौरान सोशल मीडिया पर रायपुर पुलिस छाई हुई थी। ड्रोन कैमरे से रायपुर पुलिस के फ्लैग मार्च को शूट किया जाता था। एक सिंघम की छवि पुलिस ने बनाई है, युवाओं के बीच एक सिंघम की छवि बनाई। ये किस प्रकार का कॉन्सेप्ट था? फ्लैग मार्च जो पूरे शहर में निकाला जाता था, एक साथ आप सभी अधिकारी, लगभग 50 से ज़्यादा अधिकारी एक साथ निकलते थे, तो ये क्या अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए था? एक तो कई बार ऐसा होता है कि हम फ्लैग मार्च निकालते हैं, या तो जैसे होली के पहले निकालते हैं, या कोई भी इस प्रकार का कोई बड़ा उत्सव होता है उस दौरान निकालते हैं, ताकि उसमें कोई व्यवधान ना हो, कोई अपराधी या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग या उपद्रवी प्रवृत्ति के लोग बाहर ना निकले, उनके दिमाग में ये जाए कि हम आपके लिए तैयार हैं कार्रवाई करने के लिए। और जो ऐसे लोग हैं जो आम जन हैं, उनके मन में भी ये बताने के लिए कि हम रेडी हैं और आप सुरक्षित रहिए, सुरक्षित महसूस करिए, इसके लिए निकाला जाता है। एक पार्ट है वो कि हम हमारी उपस्थिति बताने का, और एक साथ हम निकल के फ्लैग मार्च निकालते हैं और विभिन्न सड़कों में, रोड में घूमते हैं। इतने सालों की सर्विस में ऐसा कोई दौर आया, ऐसा कोई घटना हुई जो आपको लगा कि दबाव के चलते करना पड़ा, परंतु आपने वो कार्य जो है वो गलत किया हो? ऐसा कोई वाकया मुझे याद नहीं आ रहा है। कभी ऐसा नहीं लगा कि, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो मैं स्पष्ट बोल देता हूँ, स्पष्ट कह देता हूँ। और ऐसे बहुत कम ऐसा वाकया आता है जिसमें आपको नहीं कर पाने का ऐसा कोई मलाल रहता हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये थे हमारे साथ लखन पटले जी, जिन्होंने 14 साल से पुलिस प्रशासन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और निरंतर देखेंगे कि राजधानी रायपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर ये पदस्थ है और अपराध को रोकने के लिए, अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है। नमस्कार।